नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी पर जरूरी सूचना। आज की चर्चा से जुड़े सभी दैनिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे फॉलो करना ना भूलें। तो आज हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले भाग पर। जो लोग हमें रोज सुनते हैं उनके लिए कुछ विषय शायद एक अच्छा रिवीजन होंगे, पर कुछ बिल्कुल नए भी हैं। आज हम कई अलग अलग खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इन सब के बीच हम एक सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि एक आधुनिक राष्ट्र की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। क्या वो अपने इतिहास को याद रखने में है, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में, या फिर अपने पर्यावरण को बचाने में? बिल्कुल सही कहा आपने। आज की सारी खबरें, चाहे वो एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी की कहानी हो या दुनिया का सबसे मजबूत जाला बनाने वाली मकड़ी, कहीं ना कहीं इसी बड़े सवाल से जुड़ती हैं। तो चलिए इन अलग अलग कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इतिहास से ही शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि दी। उन्हें पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा और बन्ही कन्या यानी अग्नि की पुत्री भी कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? हाँ, और कहानी तो वाकई असाधारण है। आप सोचिए, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। वो गांधीवादी दर्शन से इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रमा देवी के साथ मिलकर काम किया। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो आज़ादी के बाद का उनका जीवन है। हाँ, मुझे यही बात समझनी है। ज़्यादातर हम स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी की लड़ाई तक ही याद रखते हैं। उनका आज़ादी के बाद का जीवन हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि देश की सेवा सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने तक ही सीमित नहीं थी। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए, खासकर अनाथों और वंचितों के लिए समर्पित कर दिया। ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के उस पहलू से मिलवाता है जो राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मानवीय था। एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहली पहचान ही यही है कि वो पार्वती गिरी जैसे लोगों के योगदान को याद रखे। सही बात है। इतिहास से अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। हमारी अगली खबर रेशम उद्योग से जुड़ी है। सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड मतलब सेंट्रल सिल्क बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दिए हैं। हाँ, अब वो 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को खुद ही मंजूरी दे सकते हैं। पहले ये सीमा सिर्फ 50 लाख थी। अच्छा। अब ये सुनने में एक छोटा सा प्रशासनिक बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भारत चीन के बाद दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। और कर्नाटक हमारा सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक राज्य है। तो इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब काम ज्यादा तेजी से होगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक तरीकों से रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट्स में अब लाल फीताशाही कम होगी, फैसले जल्दी होंगे। भारत में शहतूत, एरी, तसर और मूगा जैसी 4 प्रमुख रेशम किस्में होती हैं। इस एक बदलाव से इस पारंपरिक उद्योग में रिसर्च और डेवलपमेंट को गति मिलेगी। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से मेक इन इंडिया को पारंपरिक क्षेत्रों में नई जान फूंकने की कोशिश है, जहां भारत की एक ऐतिहासिक बढ़त रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यह आत्मनिर्भरता की एक अलग कहानी है। अर्थव्यवस्था की बात चली रही है तो वैश्विक मंच पर भी चलते हैं। हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की बैठक हुई। इसको लेकर एक केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि यह मंच व्यापार की औपचारिक बातचीत के लिए नहीं बल्कि विचारों के लेन देन के लिए है। लेकिन दावोस की बैठक को लेकर हमेशा एक बहस होती है। कई लोग इसे अमीरों का क्लब कहकर इसकी आलोचना करते हैं। क्या इन महंगी बैठकों से सच में दुनिया की समस्याओं का कोई ठोस हल निकलता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसकी आलोचना भी होती है। हमें ये समझना होगा कि WEF संयुक्त राष्ट्र की तरह कोई फैसला लेने वाली संस्था नहीं है। इसका मिशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए दुनिया के हालात सुधारना। ये एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के सबसे बड़े देशों के नेता, सबसे बड़ी कंपनियों के CEO और बड़े अकादमिक एक साथ बैठकर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं। तो इसका असल फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा नेटवर्किंग इवेंट बनकर नहीं रह जाता? आलोचना अपनी जगह है, लेकिन इसका महत्व अनौपचारिक संवाद में है।
जब दुनिया के इतने प्रभावशाली लोग एक जगह मिलते हैं तो कई बार बंद दरवाजों के पीछे ऐसी बातचीत होती है जो बाद में बड़ी नीतियों को प्रभावित करती है। इसे आप एक ग्लोबल थिंक टैंक की तरह देख सकते हैं। तो हाँ, यहाँ कोई संधि साइन नहीं होती, लेकिन भविष्य की संधियों की नींव रखी जा सकती है। अच्छा, चलिए वैश्विक मुद्दों से अब जरा धरती के भूगोल पर आते हैं। और आज हमारे पास दो ऐसी जगह हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह कितना जीवंत और खतरनाक हो सकता है। और दोनों ही जगह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। पहली खबर जापान से है। हाँ, जापान का माउंट एसो जो देश का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इसके पास एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि 1592 मीटर ऊंचे इस ज्वालामुखी का क्रेटर यानी इसका मुहाना दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय क्रेटर है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि खबरों के मुताबिक इस ज्वालामुखी के विशाल गड्ढे, जिसे काल्डेरा कहते हैं, उसके अंदर ही शहर बसे हैं, सड़कें हैं, रेलवे लाइनें हैं। ये सोचना ही अजीब लगता है कि कोई ज्वालामुखी के ऊपर कैसे रह सकता है। यही तो जापान की खासियत है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने प्रकृति के सबसे खतरनाक रूपों के साथ जीना सीख लिया है। वो सिर्फ खतरे से भागते नहीं, बल्कि उसे समझकर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उसके साथ रहते हैं। ये एसो कुजू नेशनल पार्क का हिस्सा भी है। और इसी रिंग ऑफ फायर का एक और सिरा है रूस का कामचत्का प्रायद्वीप, जहां से बिल्कुल अलग तरह की खबर आई है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। मतलब एक जगह आग और दूसरी जगह बर्फ। ये कैसा मेल है? कामचटका को आग और बर्फ की भूमि कहा ही इसीलिए जाता है। ये रूस का एक सुदूर पूर्वी प्रायद्वीप है जो एक तरफ ओखोटस्क सागर और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर से घिरा है। यहाँ 150 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 आज भी सक्रिय हैं। यूनेस्को ने तो इसे कामचटका के ज्वालामुखी नाम से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया हुआ है। और इसका जापान से भी कोई सीधा भौगोलिक संबंध है? बिल्कुल। कामचटका प्रायद्वीप जहां दक्षिण में खत्म होता है, वहीं से कुरील द्वीप श्रृंखला शुरू होती है जो सीधे जापान के होकाइडो द्वीप तक जाती है। तो माउंट एसो और कामचटका ये दोनों ही उस एक ही विशाल टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर हैं। दुनिया के इन अजूबों से वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि हम अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ESZ का मतलब है कि यह उस अभयारण्य के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर या बफर की तरह काम करेगा। इस जोन में खनन, बड़े उद्योग लगाने जैसी गतिविधियों पर रोक लग जाती है ताकि जंगल और उसके जीवों पर बाहरी दबाव कम हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ESZ घोषित करने से वहां के स्थानीय लोगों के विकास पर कोई नकारात्मक असर भी पड़ता है? ये अक्सर संरक्षण और विकास के बीच का टकराव बन जाता है ना? ये सवाल बहुत अहम है। टकराव की स्थिति बन सकती है अगर इसे ठीक से लागू न किया जाए। लेकिन ESZ का मकसद विकास को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसे रेगुलेट करना है। मतलब खेती, स्थानीय छोटे उद्योग चलते रह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी गतिविधि जो उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए, उस पर रोक लगती है। असल चुनौती संतुलन बनाने की है। पानी की बात चली है तो कर्नाटक की सौपर्णिका नदी की भी एक खबर है, जहां NGT ने प्रदूषण रोकने के लिए रिपोर्ट मांगी है। हाँ, पश्चिमी घाट की कोडाचाद्री पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी जब समुद्र के पास पहुंचती है तो मरवांथे समुद्र तट पर एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारा देखने को मिलता है। नदी जमीन की एक पतली सी पट्टी से अलग होकर कई किलोमीटर तक अरब सागर के समानांतर बहती है। एक तरफ नदी का शांत पानी और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत होगा। हाँ, बहुत। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका नाम गरुड़ के एक नाम सुपर्णा पर पड़ा है। NGT का हस्तक्षेप ये दिखाता है कि ऐसी अनूठी धरोहरों को बचाना भी राष्ट्र की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब एक ऐसी खबर जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से लगती है। एक मकड़ी जिसका जाला स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। यह है डार्विन की बाघ स्पाइडर, जो मैडागास्कर के जंगलों में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसके रेशम पर अध्ययन किया है और पाया कि ये किसी भी दूसरी मकड़ी के रेशम से 2 गुना मजबूत है। असल में वजन के हिसाब से तुलना करें तो ये स्टील से भी कई गुना ज्यादा मजबूत है। कमाल है। और ये जाले कितने बड़े होते हैं? ये मकड़ी नदियों और धाराओं के ऊपर 82 फीट तक चौड़े जाल बना सकती है, जो दुनिया में सबसे बड़े हैं। 82 फीट?
इसका व्यावहारिक उपयोग क्या हो सकता है? यहीं पर बायोमिमिक्री यानी प्रकृति से प्रेरणा लेकर तकनीक बनाने का क्षेत्र आता है। कल्पना कीजिए, इस मकड़ी के रेशम से अगर एक पेंसिल जितनी मोटी रस्सी बनाई जाए तो वो एक पूरे बोइंग 747 हवाई जहाज को रोक सकती है। वैज्ञानिक इसके जैसी मजबूत लेकिन हल्की सामग्री बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर मेडिकल सर्जरी के धागों तक में हो सकता है। प्रकृति के एक और जीव की बात करते हैं, इंडियन स्किमर। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने नमामि गंगे मिशन के तहत इसके संरक्षण की परियोजना शुरू की है। इसका नाम बड़ा अनोखा है। इसका नाम इसके शिकार करने के तरीके से आता है। यह पक्षी उड़ते हुए अपनी चोंच का निचला हिस्सा पानी की सतह पर फिराता है, मानो पानी को स्किम कर रहा हो, और जैसे ही कोई मछली टकराती है, चोंच बंद हो जाती है। इसकी नारंगी चोंच की खासियत ही यही है कि निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से काफी लंबा होता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इसमें क्या महत्वपूर्ण है? सबसे जरूरी है इसका IUCN स्टेटस, जो संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड है। भारत में इसे देखने के लिए चंबल नदी एक प्रमुख जगह है, और इसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा अवैध रेत खनन और बांधों से अचानक पानी छोड़े जाने का है, जिससे इसके घोंसले नष्ट हो जाते हैं। और अंत में एक बिल्कुल नए सूचकांक की बात करते हैं। अब तक हम देशों को GDP या मिलिट्री पावर से आंकते थे, लेकिन अब भारत से एक नई पहल हुई है जो पूछती है, क्या कोई देश एक अच्छा वैश्विक नागरिक है? इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ये वाकई एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसे JNU और IIM मुंबई जैसे संस्थानों ने मिलकर बनाया है। ये सूचकांक पारंपरिक आर्थिक मापदंडों से आगे जाकर देशों को 3 पैमानों पर मापता है। पहला, आंतरिक जिम्मेदारी, यानी देश अपने नागरिकों की भलाई और न्याय के लिए कितना काम कर रहा है। और बाकी 2? दूसरा है पर्यावरणीय जिम्मेदारी, मतलब वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को कितनी अच्छी तरह से सहेज रहा है। और तीसरा है बाहरी जिम्मेदारी, यानी वो वैश्विक शांति और स्थिरता में कितना योगदान दे रहा है। इसका मकसद सिर्फ रैंकिंग नहीं देना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और जिम्मेदारी पर एक नई बहस शुरू करना है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने ओडिशा की एक गुमनाम नायिका से लेकर मेडागास्कर की एक अद्भुत मकड़ी तक, दावोस की वैश्विक बहसों से लेकर भारत के बनाए नए सूचकांक तक की यात्रा की। और ये सारी यात्रा हमें उसी एक सवाल पर वापस लाती है जो हमने शुरू में पूछा था, एक जिम्मेदार राष्ट्र क्या है? आज की चर्चा दिखाती है कि वो राष्ट्र जिम्मेदार है जो अपने इतिहास को नहीं भूलता, जो अपनी अर्थव्यवस्था को पारंपरिक और आधुनिक ताकत से सींचता है, जो वैश्विक मंच पर संवाद करता है, जो प्रकृति के साथ जीना सीखता है, जो अपनी अनमोल धरोहरों की रक्षा करता है, जो प्रकृति से सीखकर भविष्य का निर्माण करता है, और जो दुनिया को देखने का एक नया नैतिक नजरिया पेश करता है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही रोजाना अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते एक विचार छोड़ के जाती हूँ। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स देशों को आंतरिक, पर्यावरणीय और बाहरी जिम्मेदारी पर आंकता है। अगर ऐसा ही कोई सूचकांक व्यक्तियों के लिए बनाया जाए, तो आज की इस परस्पर जुड़ी दुनिया में एक जिम्मेदार नागरिक को परिभाषित करने के पैमाने क्या होंगे, और कोई खुद को उन पैमानों पर कहाँ पाएगा?